देखिए हाँ लाइट कम क्यों आ रहा है? मुझे तो सही सा लाइट। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In the name of Allah, the most beneficial and merciful. Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, good night to all my viewers around the world. Hope you all must be very fine. Today we will continue about the ultrasound machine. जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा मॉड्यूल 1 अभी चल रहा है. Totally we have 4 modules in our basic ultrasound course. There is SPI, pelvis, FWB and abdomen. So हमारा जो टॉपिक चल रहा है that is SPI, और SPI को हमने एंड कर दिया है. तकरीबन सारे टॉपिक्स हो गए SPI के, सिवाय अल्ट्रासाउंड मशीन के. अल्ट्रासाउंड मशीन वी हैव स्टार्टेड यस्टरडे. कल हमने शुरू किया था अल्ट्रासाउंड मशीन. उसमें 3 उसके बेसिक कंपोनेंट्स का हमने जिक्र किया था. ठीक है. इट इज अ होल सिस्टम. अल्ट्रासाउंड इज अ सिस्टम. जब हम सिस्टम की बात करते हैं ना, तो सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती है ना. इस तरह आपका कंप्यूटर का एक सिस्टम आप नया खरीदते हो जाए, तो आपके पास सिस्टम में क्या होता है? मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, हेडफोन होता है, वेबकैम होता है. ये सब मिलाकर के सिस्टम बनता है. तो इसी तरीके से आपका जो अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो इट्स अ कंप्लीट सिस्टम. इट हैज गॉट डिफरेंट कंपोनेंट्स. और इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसमें दिस इज द मॉनिटर, जो एक मैंने बताया था. इट इज जस्ट लाइक द मॉनिटर ऑफ द कंप्यूटर या टीवी मॉनिटर. अब इस मॉनिटर में मैं बड़ा क्विक रिवीजन दे देता हूँ, क्योंकि ये सब मैं कल बता चुका हूँ आपको. राइट. तो मॉनिटर में दिस नंबर कंप्यूटर पे जो मॉनिटर होता है, उसी तरह तो ये पहले जमाने में जैसे कंप्यूटर आता था, बड़े बड़े मॉनिटर होते थे ऐसे डब्बे वाले. तो इसमें भी वही है, जिसको कॉल्ड द एनालॉग मॉनिटर. उसके अलावा यू मे हैव द एलसीडी मॉनिटर भी उसमें हो सकता है. एलईडी मॉनिटर भी हो सकता है. तो जो लेटेस्ट मशीनें आ रही है उसमें ज्यादातर एलईडी मॉनिटर है. ठीक है. और इसमें जिस तरह मॉनिटर के अंदर आपके कंट्रास्ट एंड इसके बटन होते हैं, तो इस तरह इसमें भी देखिए ब्राइटनेस और इसके आप कर सकते हो एडजस्ट. तो यू हैव टू एडजस्ट द मशीन अकॉर्डिंग टू योर आईज. आपके अपने विजन के हिसाब से आप इसको स्टार्ट वो करोगे, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, देन यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क. एनीवे, तो हम मॉनिटर के बारे में और क्या बताना, इतना काफी. इसमें ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के बटन मौजूद है, जो कि हर टीवी में मौजूद होता है. उसी तरीके से मौजूद है. ठीक है जी. उसके बाद द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द अल्ट्रासाउंड सिस्टम इज द सीपीयू, जो कि इस डब्बे के अंदर है. तो दिस इज द सीपीयू ऑफ द, इसके अंदर है पूरा. एंड दिस सीपीयू इज एग्जैक्टली लाइक द सीपीयू ऑफ योर कंप्यूटर. अगर आप प्रोब को अलग कर दो ना, तो ये पूरा अल्ट्रासाउंड मशीन इट इज अ कंप्यूटर. इट्स अ कंप्यूटर. ठीक है. और इसके अंदर भी, इसके सीपीयू में भी उसी तरीके से मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, वीडियो कार्ड है, साउंड कार्ड है, सभी चीजें वही मौजूद है. जो कोर टू टू कंप्यूटर या कोर i5 या कोई भी कंप्यूटर ले लो, तो वो सारी चीजें इसके सीपीयू में भी सेम उसी तरीके से मौजूद है. तो सीपीयू जो है वो जो है ना, अब इस पर क्या बताना है, इतना अगर आपको पता है. आजकल तो बच्चे को सीपीयू के बारे में पता है, व्हाट इज द सीपीयू. ठीक है. अच्छा, उसके बाद द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो मैंने बताया था ऑफ द अल्ट्रासाउंड सिस्टम, दैट इज द ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड द प्रोब. This is the probe. A probe is the transducer. Transducer is its biomedical name. Biomedical name इसका ट्रांसड्यूसर है. जबकि इसका निकनेम है, ये बुलाने का नाम इसका प्रोब है. प्रोब हम इसका प्रोब आम कहते हैं प्रोब. जो प्रोब का क्या, कौन सा प्रोब यूज कर रहे हो, तो प्रोब इज द निकनेम या आम नाम है. बट द बायोमेडिकल नेम ऑफ द प्रोब इज ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर जो है, ये आपके अल्ट्रासाउंड सिस्टम का, मैंने कल भी ये बात बताई थी कि अल्ट्रासाउंड सिस्टम का इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, most delicate and most sensitive component of your ultrasound system. तो आपके अल्ट्रासाउंड सिस्टम का ये सबसे महंगा तरीन, सबसे नाजुक
और सबसे हसास कंपोनेंट है। और अगर आपकी ये पूरी अल्ट्रासाउंड का सिस्टम अगर आपका फर्स्ट कीजिए कि 4 लाख रुपया का है फॉर एग्जाम्पल, तो 3 लाख रुपया सिर्फ इस प्रोब की कीमत है जी। और ये अगर हाथ से यूं ड्रॉप हो गया यू हैव टू बाय अनदर न्यू प्रोब, राइट। हसास या सेंसिटिव ये प्रोब इतना है कि अगर बराबर से कोई गाड़ी आपके जो है ना अल्ट्रासाउंड सेंटर के बराबर से स्पीड में कोई बाइक या कार गुजर जाए ना, तो आप देखिएगा ये कैच करेगा और यू आपको हेजीनेस महसूस होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोब। और प्रोब जो बना है ये बना हुआ एक स्पेशलाइज्ड मटेरियल इसके अंदर है, एंड दैट मटेरियल इट इज कॉल्ड द PEM, पाइजो इलेक्ट्रिकल मटेरियल। मैंने बहुत तफसील से कल बता दिया था। पाइजो इलेक्ट्रिकल मटेरियल क्या है? इट इज अ वेरी स्पेसिफाइड मटेरियल व्हिच इज एन इन फैक्ट इट इज एन अलॉय। अलॉय कहते हैं जब बहुत सारी मुख्तलिफ मेटल्स को, मुख्तलिफ धातुओं को आप मिला करके एक नई धातु कोई बना लेते हो, तो दैट इज द अलॉय। तो बहुत सारे मेटल जो है इस PEM के अंदर मौजूद है, और उसमें गोल्ड भी है, ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है, आयोडी भी है, कॉपर भी है। तो बहुत सारे मेटल को जब आप मिला लोगे तो उसके बाद जब आप क्या कहते हैं ये चीज बनती है जिसको हम कहते हैं PEM, पाइजो इलेक्ट्रिकल मटेरियल, एंड दिस प्रोब इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द ultrasound in one hand, and on the other hand this probe या this PEM it has the ability to absorb the sound on the other hand। तो एक तरफ तो PEM जो है वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, और दूसरी तरफ ये PEM जो है अगर इसकी जानिब कोई साउंड आएगा तो इट विल आल्सो एब्जॉर्ब द साउंड। ये बड़ा बेसिक पॉइंट है जिसको कि अगर आप समझ लो तो इसका फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि सारा ये किस तरीके से हो रहा होता है। तो मकसद कहने का ये है कि प्रोब जो है इसमें जो PEM है हाउ इट प्रोड्यूसेस द साउंड। ऐसी बात है PEM पड़े जो है एकदम से शोर तो नहीं बचाना शुरू करेगा। तो टू गेट समथिंग यू विल हैव टू डू समथिंग। अब वो डू क्या करना है, क्या मशीन ऑन करोगे? तो जब आप मशीन ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है आपके इस प्रोब में भी जाता है, पूरी मशीन के साथ साथ इस प्रोब में भी इलेक्ट्रिकल करंट दौड़ जाता है। और इसके जो ये जो एक लाइन आपने देखा होगा, कल मैंने दिखाया था आप लोगों को, एक बीच में ग्रीन सी लाइन है। तो ये लाइन जो है इसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट होता है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, और जो PEM इसके अंदर मौजूद है, तो जो PEM उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेट के करीब होता है, उसको टच कर रहा होता है, उसको एक करंट लगता है धड़ से। और जब करंट लगने से क्या होता है, वो मूव करता है, और इस मूवमेंट की वजह से वो जाके दूसरे PEM से टकराता है, और फिर जब कोई और PEM उसको टच करता है प्लेट को, उसको फिर करंट लगता है। तो मुसलसल जो है एक कोलिजन, एक टकराव का सिलसिला उस वक्त तक जारी है जब तक कि आपका प्रोब ये ऑन है। और जब भी दो चीजें टकराती हैं तो उसके नतीजे में आवाज आती है। तो इसी तरीके से जब PEM एक दूसरे से जब ये टकराता है, और PEM के टकराने की वजह से जो आवाज निकलती है वो इतनी तेज होती है कि हम नहीं सुन सकते। ये सारी बातें मैं आपको एक दफा सुना चुका हूँ पहले, ठीक है, इस दफा बड़ा क्विक रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी जो है ना तेज आवाज जो है वो उसको जो है हम सुन नहीं सकते। हम क्यों नहीं सुन सकते, ये बातें भी डिस्कस हो गई थी कि वी हैव गॉट अ लिमिट। अल्लाह ताला ने हमारे एक हद महदूद किया हुआ है, महदूद कि इससे ज्यादा आवाज हम नहीं सुन सकते। और वो हद क्या है, 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज भी कितना है समझने कि हवाई जहाज के इंजन की जो आवाज है उसको आप मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो तो जितनी आवाज हो सकती है, तो दैट इज समझो अबाउट 20,000 हर्ट्ज होता है वो। तो वो भी हम सुन सकते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए बहुत ज्यादा नहीं, राइट, ओके। तो प्रोब जो है ये जो है इसके बारे एक हम बहुत मुख्तसर बता दिया, लेकिन किस तरह ये प्रोड्यूस करता है और किस तरीके से इस साउंड की वजह से हमें तस्वीर नजर आ रही है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे। आई डोंट वांट टू रिपीट इट बार बार, ठीक है, ओके। अब बात ये होती है कि दिस प्रोब हैज टू बी क्लासिफाइड। तो इस प्रोब को हम क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफाई हम करते हैं
तीन तरीके से। पहला, एज पर द शेप ऑफ द प्रोब, कि किस शेप का है, एज पर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोब, कि अप्लाई हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, और एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोब। ठीक है ना, यहाँ तक कल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, ठीक है, वो समझा दिया था। अच्छा, अब एज पर द शेप, तो मुख्तलिफ शेप के प्रोब होते हैं। एक लीनियर प्रोब होता है जो बिल्कुल जो है ना समझ ले ट्रायंगुलर होता है, सॉरी रेक्टेंगुलर होता है। उसका आप बेस देखोगे तो जो है रेक्टेंगुलर है। और जब ये जो है क्या कहते हैं इसका इमेज जो है स्क्रीन पे वो बिल्कुल जो है ना वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, वर्टिकली डाउनवर्ड आता है इसका इमेज, ठीक है, राइट। और क्या कहते हैं जबकि दूसरा प्रोब जो है दैट इज द लीनियर प्रोब। लीनियर प्रोब जो है, लीनियर प्रोब तो ये मैंने बता दिया, इसका जो है ना इमेज, लेकिन आजकल जो लीनियर प्रोब है वो ऑब्सोलीट होता जा रहा है, ठीक है, ग्रेजुअली जो है ना वो कम इस्तेमाल में आ रहा है। तो लेकिन ज्यादातर अब जो यूज हो रहा है दैट इज द कॉन्वेक्स प्रोब। कॉन्वेक्स प्रोब जो है ऐसी बात है सेंटर से उठा हुआ होता है। जैसे ये देखें तो ये प्रोब जो है ये बीच से ऊपर उठा हुआ है, बाकी साइडों से नीचे है, तो दिस इज अ कॉन्वेक्स प्रोब, कॉन्वेक्स प्रोब, ठीक है। और कॉन्वेक्स प्रोब इज अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दिस वन इज द माइक्रो कॉन्वेक्स प्रोब, एंड इससे दूसरा जो होता है दैट इज द स्टैंडर्ड कॉन्वेक्स प्रोब, जो इससे थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है, वही मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो लीनियर प्रोब हो गया, कॉन्वेक्स प्रोब हो गया, कॉन्वेक्स प्रोब में माइक्रो कॉन्वेक्स प्रोब हो गया, और उसके बाद जो है स्टैंडर्ड कॉन्वेक्स प्रोब जो जरा सा चौड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जो एक और टाइप का प्रोब है तो दैट इज अ हैंडल शेप प्रोब। इसको हैंडल शेप भी कहते हैं या स्पून शेप प्रोब कहते हैं। तो उसके साथ एक हैंडल लगा होता है, अब वो प्रोब जो है आगे ऊपर होता है। तो दैट इज जो है ना एज पर एप्लीकेशन उसको हम क्लासिफाई करते हैं एंडोवेजाइनल प्रोब या एंडोरेक्टल प्रोब। एंडोवेजाइनल प्रोब थ्रू द वेजाइना हम उसको डाल करके अल्ट्रासाउंड करते हैं, और एंडोरेक्टल प्रोब जो है थ्रू द रेक्टम हम उसको डाल करके करते हैं। तो ये स्पून शेप होता है, इसके साथ एक हैंडल लगा हुआ होता है। तो इसको हम शेप के एतबार से इसको हम हैंडल शेप जो है ना हैंडल प्रोब या स्पून शेप प्रोब हम इसको कहते हैं, ठीक है। और एक और प्रोब होता है जो बिल्कुल पेंसिल की तरह या बॉल पेन की तरह लंबा होता है, तो दैट इज जो है पेन या पेंसिल शेप प्रोब। एप्लीकेशन के एतबार से इसको हम इंट्रा ऑपरेटिव प्रोब कहते हैं। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब ऑपरेशन करके बाद औकात सर्जन को कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन उसको चेक करना है तो उसका हाथ अंदर तक नहीं जा पाता, तो फिर ये प्रोब डालकर वो चेक कर लेता है। तो दिस इज वन यूज उसका। दूसरा जो है उसका यूज ये है कि अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, आजकल के जो हालात है, जो दौर है कि गन शॉट ये सब वुंड बहुत बढ़ गए। तो अगर किसी को गन शॉट वुंड हो गया है, किसी को बुलेट लग गई है खुदा ना खास्ता, तो आपने सुना होगा कि बुलेट तो उसको लगी लेकिन बुलेट अंदर ही रह गई, निकली नहीं बाहर। तो दैट वाज हिज गुड लक, क्योंकि अगर बुलेट निकलती तो वो नहीं बच सकता था। क्योंकि जब भी कोई बुलेट अल्लाह ना करे किसी को लगती है तो जहां से बुलेट दाखिल होती है वो सुराख बड़ा छोटा सा होता है, बुलेट के साइज का ही होता है, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं वुंड ऑफ इनलेट, जहां से दाखिल हुआ। और वुंड ऑफ आउटलेट हमेशा जो है ना काफी बड़ा होता है, क्योंकि वो रिवॉल्विंग करके जाता है और फाड़ते हुए पीछे से निकल जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सरवाइव करने की बात नहीं, लेकिन उसकी गुड लक होती है कि अगर वो अंदर जाके कहीं फंस जाए, तो वो बुलेट अगर फंस जाता है तो अब वो कहाँ फंसा हुआ तो कैसे आप देखोगे। तो उसी वुंड ऑफ इनलेट से ये पेंसिल शेप प्रोब को आप अंदर डालोगे तो आप पता चल जाएगा, अच्छा ठीक है, वेयर डज दैट बुलेट लाई, कहाँ पर है वो बुलेट, वो आपको फिर नजर आएगा, आप उसको डिटेक्ट कर दोगे। एंड देन जो है ना यू विल डिसाइड, या सर्जन विल डिसाइड, या आप सर्जन को हेल्प करोगे कि भाई इस लोकेशन पे ये बुलेट फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये उसमें यूज होता है। तो इस तरीके से जो है मुख्तलिफ शेप के एतबार से लीनियर प्रोब जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है, उसके बाद कॉन्वेक्स प्रोब जो कॉन्वेक्स की तरह होता है। इसमें फिर क्या कहते हैं
ऑनलाइन? अच्छा ठीक, ओके। और ये जो डॉक्टर साहब आई थी, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, सॉरी, हाँ। तो ये जो है सॉरी, हाँ, कुछ न्यू स्टूडेंट भी आ रहे हैं। यू आर वेलकम इन द क्लास, जो आज फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू। तो ये जो है शेप के एतबार से लीनियर प्रोब, कॉन्वेक्स प्रोब, कॉन्वेक्स में स्टैंडर्ड कॉन्वेक्स, माइक्रो कॉन्वेक्स, उसके बाद हैंडल शेप प्रोब, जिसमें दो टाइप के हो जाते हैं, एक एंडोरेक्टल कहलाता है, एक एंडोवेजाइनल कहलाता है। और उसके बाद पेन या पेंसिल शेप प्रोब, जिसको हम इंट्रा ऑपरेटिव प्रोब भी कहते हैं। तो ये तो उसके शेप के अंदाज से हो गया। नाउ कम टू द जो है ना एज पर एप्लीकेशन। एज पर एप्लीकेशन जो है, जो परकुटेनियस प्रोब, परकुटेनियस का मतलब स्किन के ऊपर से, तो परकुटेनियस प्रोब में क्या आएगा, दिस लीनियर प्रोब एंड कॉन्वेक्स प्रोब। ये हम स्किन के ऊपर से करते हैं ना भाई, तो इसीलिए इसको हम परकुटेनियस प्रोब भी कहते हैं एप्लीकेशन के एतबार से। और दूसरा जो है वो ट्रांसवेजाइनल स्कैन जब हम करते हैं, वो हम एंडोवेजाइनल प्रोब यूज कर सकते हैं, वही हैंडल शेप प्रोब। और फिर जो है एंडो रेक्टल प्रोब, जो है थ्रू द रेक्टम हम देखते हैं। अब ये डिफरेंट प्रोब्स के डिफरेंट इसकी क्या अफादियत है, इसकी क्या जो है ना इम्पोर्टेंस है। देखिए जो लीनियर प्रोब है, ठीक है, लीनियर प्रोब की जो है ना इम्पोर्टेंस ये है कि कहा जाता है क्या है भी ये फैक्ट कि लीनियर प्रोब इट इज वेरी गुड फॉर ऑप्स FWB अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और स्मॉल पार्ट्स हो गया, ब्रेस्ट हो गया, टेस्टिस हो गया, इसके लिए जो है लीनियर प्रोब इज मच बेटर। एंड ऑफ कोर्स इन केस ऑफ द कलर डॉक्टर, आप वेस्कुलर करोगे तो आपको वेस्कुलर के लिए आपको लीनियर प्रोब भी जरूरत पेश आएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या कहते हैं, जो दूसरा एंडोवेजाइनल प्रोब जो है, इसका क्या एज है, इसका एज ये है कि एंडोवेजाइनल प्रोब इट इज वेरी गुड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ जो है ना प्रेगनेंसी, वन। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि उसकी जो है कि इन केस ऑफ जो है एनी गायनेकोलॉजिकल जो है ना इसमें कोई फिब्रॉइड हो गया पोस्टीरियर वॉल में यूट्रस के, किस तरीके से आप लोग आवाज आ रही है सबको, वहां से तेज कर दो जी। इज एवरीथिंग ओके? सॉरी मैंने शुरू में नहीं पूछा आप लोगों का, आपने हमने देखा किसी को कंप्लेन है, और अगर किसी एक को कंप्लेन है तो उसके इंडिपेंडेंट होगा, वो अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाल लें। सबको आ रहा है, नहीं आ रही? अब आ रही है क्लियर आवाज? आप लोग अपना नेट चेक करें, जिसको आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बाकी लोगों को तो आ रही है सही जी। ओके राइट। तो ये जो है मतलब कहने का मतलब ये प्रोब जो है। अब हम आते हैं प्रोब की क्लासिफिकेशन एज पर फ्रीक्वेंसी। तो देयर आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोब, 2 मेगाहर्ट्ज, 3.5 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, 7 मेगाहर्ट्ज, 9 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज और 12 और 13 मेगाहर्ट्ज का प्रोब भी अब मार्केट हो चुका है, ठीक है। पहले आज से जो है 10 साल पहले ओनली 7 मेगाहर्ट्ज का प्रोब मार्केट में अवेलेबल था। अब आप बोलोगे कि ये सिर्फ डिफरेंट, हम एक प्रोब ही काफी नहीं था, इतने सारे प्रोब क्यों इजाद किए गए, इतने सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के प्रोब की क्या जरूरत है? देखिए चॉइस ऑफ प्रोब आपके हाथ में होता है, you will have to choose the probe for appropriate probe for the patient। तो मुख्तलिफ इसकी चॉइस ऑफ द प्रोब जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छी फ्रीक्वेंसी का प्रोब आप यूज करोगे अप्रोप्रिएटली तो आपको इमेज बहुत अच्छा नजर आएगा। तो इसीलिए जो है मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के प्रोब जो है वो अवेलेबल है, राइट। अब मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी में आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि किस फ्रीक्वेंसी का प्रोब आपको लेना यूज करना पड़ता है इस वाले पेशेंट के लिए?
so it varies from patient to patient, right? अब इसका चूजिंग इज वेरी इजी, अगर ये तो बस समझ लो आप लोग कि अगर आपका पेशेंट थिन है, दुबला पतला है, बच्ची है दुबली पतली सी कोई, ठीक है, वो पेशेंट है, तो अगर पेशेंट थिन है तो प्रोब ज्यादा होगा, पेशेंट कम है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। पेशेंट ज्यादा है यानी हैवी फीमेल है, कोई फैटी फीमेल है, अगर उसको आप स्कैन करोगे तो आपका फ्रीक्वेंसी कम होगा, आप यूज करोगे उससे, यानी कि एक लीन एंड थिन एक दुबली पतली पेशेंट को अगर आप जो है क्या कहते हैं 5 मेगाहर्ट्ज से करोगे तो उसका इमेज बहुत अच्छा आपको नजर आएगा, ठीक है। लेकिन एक फैटी फीमेल को अगर आप 5 मेगाहर्ट्ज प्रोब से करोगे तो इमेज इतना अच्छा नजर नहीं आएगा, ठीक है। उसको अगर आप 2 मेगाहर्ट्ज के प्रोब से करोगे तो उसका इमेज स्क्रीन पे बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छा नजर आएगा। सो इमेज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उलट है, पेशेंट कम है फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पेशेंट ज्यादा है फ्रीक्वेंसी कम, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट चूज का क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट टू बी observed, to be scanned, if it is near to the probe, probe के करीब है ऑब्जेक्ट तो फ्रीक्वेंसी दूर है यानी ज्यादा। अगर आप थायराइड करना चाह रहे हो जो कि जस्ट एक स्किन डीप पे है, ठीक है ना, हार्डली 1 या 2 मिलीमीटर डीप पे थायराइड ग्लैंड है यहाँ, या ब्रेस्ट करना चाह रहे हो स्किन डीप पे है, या टेस्टिस करना चाह रहे हो अल्ट्रासाउंड जो स्किन डीप पे है, एक स्किन के फासले पे 1 to 2 मिलीमीटर के फासले पे है वो प्रोब से, ठीक है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज नियर टू द प्रोब फ्रीक्वेंसी दूर ज्यादा, तो अगर आप थायराइड को आप करोगे 7 मेगाहर्ट्ज में तो अगर आप थायराइड ग्लैंड को आप 7 मेगाहर्ट्ज से करोगे या 9 मेगाहर्ट्ज प्रोब से करोगे तो स्क्रीन में आपको थायराइड का इमेज बहुत ही अच्छा नजर आएगा। लेकिन अगर आप थायराइड को 2 मेगाहर्ट्ज के प्रोब से करोगे तो इमेज इतना अच्छा नजर नहीं आएगा, ठीक है। सो यू हैव टू चूज द प्रोब। उसके बाद अगर आप पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स को देखना चाहते हो जो यहाँ से दूर है, या यहाँ पर प्रोब रख करके आप राइट किडनी को देखना चाह रहे हो जो कि यहाँ से फासले पे है, तो द ऑब्जेक्ट टू बी एग्जामिन्ड टू बी स्कैन्ड इज फार फ्रॉम द प्रोब। तो अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो फ्रीक्वेंसी कम यूज होगी, राइट, कम से मुराद के लो फ्रीक्वेंसी। तो 2 मेगाहर्ट्ज के प्रोब से आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा नजर आएगा। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों मामलों में, ठीक है। तो इस तरीके से आप गए, लेकिन हम भी बिलोंगिंग टू द थर्ड वर्ल्ड, हम गरीब लोग हैं, हम बहुत प्रोब नहीं खरीद सकते हैं। अगर ये मशीन 4 लाख की है तो 3 लाख रुपए एक प्रोब की कीमत है, तो हम कितने 3 लाख रुपए खर्च करें भाई, नहीं कर सकते, ठीक है। और जब आप मशीन नहीं खरीदते हो तो आपके पास चॉइस होती है कि आप कोई सा भी एक प्रोब ले सकते हो, ये कंपनी आपको चॉइस देती है कि इफ यू बाय अ न्यू मशीन यू विल हैव अ चॉइस फॉर द प्रोब, आप कौन सा प्रोब लेना चाहोगे, तो ये सारे प्रोब में से आप जो लेना चाहो आप ले लो। लेकिन बात यह है कि हम नहीं लेते क्योंकि हम सेलेक्ट करते हैं एक ऐसा प्रोब जो मल्टीपर्पज हो, हमारा बहुत सारा काम निकल जाए उससे, है ना, क्योंकि हमारे पास बजट तो एक ही प्रोब का है ना भाई, एक मशीन के साथ एक ही प्रोब मिलेगा तो हम एक ही प्रोब कर, तो वो उसमें हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे यूज 3.5 मेगाहर्ट्ज प्रोब, तो ये भी 3.5 मेगाहर्ट्ज का प्रोब है। तो 3.5 मेगाहर्ट्ज का प्रोब जो है ना वो थोड़ा सा नीचे वालों को भी कवर कर देता है, थोड़ा सा ऊपर वालों को भी कवर कर देता है, हमारा काम चल जाता है। तो ज्यादातर लोग जो फ्रीक्वेंसी का प्रोब जब सेलेक्ट करते हैं तो दे सेलेक्ट जो है 3.5 मेगाहर्ट्ज प्रोब, ठीक है। हाँ, अगर आपका बजट अलाउ करता है आपको तो आप भले आप जो है ना 6 प्रोब खरीद के रख लो भाई, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन आप अगर जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोब, ठीक है। प्रोब जो है मैक्सिमम जो है मैं आपको बता दिया हूँ कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है प्रोब के बारे कि इट इज वेरी वेरी कॉस्टलीस्ट, delicate and sensitive part of your ultrasound system.
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये हमने जो है ना इतना समझा दिया। नाउ लेट अस कम टू द वर्किंग पैनल। ये जो पूरा नजर आ रहा है, दिस इज द वर्किंग पैनल ऑफ द अल्ट्रासाउंड सिस्टम। तो ये वर्किंग पैनल है। इस वर्किंग पैनल में आपके पास बहुत सारे जो है बटन्स हैं, नॉब्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करना। आप सबके पास बुक मौजूद है मेरी, उस बुक के अंदर आपको वो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं सिर्फ एक दफा समझा देता हूँ। और वैसे जो जो कराची बेस्ड स्टूडेंट है, जो यहाँ जो है ना प्रैक्टिकल करने आते हैं, तो उनको पता है, और उनको आप यहाँ भी मुझसे मजीद पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्किंग पैनल है, मैं देखता हूँ अगर कैमरा करीब आता है, आ जाए। ठीक है जी, देखिए ये वर्किंग पैनल जो है, पहले मैं इसको समझा दूं आप लोगों को। तो इस वर्किंग पैनल के अंदर मुख्तलिफ बटन हैं। ठीक है, राइट, थैंक यू। मुख्तलिफ बटन है इसमें। ठीक है, अब पहला जो है हम आते हैं ये वाला। तो दिस इज अ कीबोर्ड, दिस इज अ कीबोर्ड। इट इज जस्ट लाइक द कीबोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसी की तरह ये है कीबोर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसमें जो सारे बटन और नंबर आपके कंप्यूटर की कीबोर्ड की तरह ही इसमें है सारी चीजें। अब इसमें क्या बताना है आप सबको पता ही है, और इस कीबोर्ड। उसके बाद ये एक बॉल है, दिस वन। ठीक, दिस वन, दिस इज द बॉल, ये मूव करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ट्रैक बॉल। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है भाई? ट्रैक बॉल को आप समझने के लिए, इट इज जस्ट लाइक अ माउस ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर का जो माउस है, समझ लो ये वही चीज है, लेकिन इसको उलट करके रखा गया है। ठीक है, अब तो खाली इलेक्ट्रॉनिक माउस आ गया है, वरना पहले जो माउस आता था उसमें बीच में एक जो है ना एक बॉल होता था ना, और उसके वही बॉल मूव करता था, तो आपका कर्सर इधर से उधर जाता था। सो दिस इज अ मतलब कर्सर। अब ये देखो, पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं। हाँ, ये देखो, ये कर्सर है, इसको हमने यहाँ पर ले आए। ठीक है, ये जो है, ये देखो इधर ले आया हूँ। ठीक है, ये नजर आ रहा है। तो ये कर्सर जो है, इसको मूव करने के लिए ये ट्रैक बॉल हम यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है, इससे ज्यादा इसका फंक्शन नहीं है। अब इसको अगर एक जगह आपने रखकर ला करके इसको सेट किया, दूसरे पॉइंट आपने यहाँ ले जाना, इस बॉल से आप इसको मूव करोगे। ठीक है, हो गया राइट। ये आपने उसको सेट कर दिया, फिर जो है ना क्या कहते हैं, तो दिस इज फॉर द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। मेरा ख्याल है आप सबको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक ये वाला बटन है, ये एक नॉब है, एंड दिस नॉब इज कॉल्ड द गेन, GAIN, गेन। गेन is a knob by which the, what you call, by which the whiteness of the screen may be increased or decreased। ठीक है, और ये उस वक्त काम करेगा जब आप इसको अनफ्रीज करोगे। ठीक है, अब ये देखो, ये गेन जो है हमने 0 पे किया, अब ये गेन बढ़ाया, वाइटनेस बढ़ गई, गेन कम किया, वाइटनेस कम हो गई। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं मास्टर गेन। मास्टर गेन is the knob by which we can increase or decrease the whiteness of the screen, of the whole screen। पूरा का पूरा स्क्रीन जो है ना, जो है व्हाइट या डार्क हो जाएगा, इसको मास्टर गेन को यूज करने से, राइट। और ये हम यूज क्यों करते हैं? ये हम यूज इसलिए करते हैं कि हम इमेज को हम बेहतर बनाने के लिए, वी वांट दैट द इमेज शुड बी मच बेटर, मच शार्प, मच गुड। अब एक इमेज आपने किडनी का निकाला, लेकिन वो जो है ना, कहीं से आप चाह रहे थे कि इसका ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा और व्हाइटिश होता, तो इमेज बहुत प्यारा हो जाता। तो चलो जी, या वो पॉइंट आपका बड़ा क्लियर नहीं हो रहा है,
तो आप गेन बढ़ा दो तो वो पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो अच्छा था वो और ज्यादा वाइटेज बन गया तो वो खराब हो गया। तो बहरहाल बहुत अच्छा रिजल्ट इस मास्टर गेन का अकेले नहीं था, लेकिन इस पे काम हुआ। वक्त वक्त के साथ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई, और इम्प्रूवमेंट आने के साथ फिर जो है ना इसको गेन को दो में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एक नियर गेन, एक जो है वो फार गेन। तो नियर गेन और फार गेन जो है वो दो में डिवाइड कर दिया गया उसको, ठीक है। तो ये दिस इज द मास्टर गेन। अच्छा, ये वाली मशीन में नियर गेन या फार गेन नहीं है, इसमें एक थर्ड टेक्नोलॉजी जो कि बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, विच इज कॉल्ड STC, सेगमेंटल टाइम गेन कंपनसेशन, STC। तो STC वाला इसमें जो है टेक्नोलॉजी है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, नियर गेन ये होता है कि नियर गेन को अगर आप कम या ज्यादा करोगे ना तो आपका स्क्रीन का जो स्क्रीन है आपका, इसका ऊपर वाला हिस्सा, ये स्क्रीन का जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कम या ज्यादा होगा। और अगर फार गेन को आप कम या ज्यादा करोगे तो नीचे वाला हिस्सा कम या ज्यादा होगा। यानी कि आपका जो इस अल्ट्रासाउंड मशीन का जो स्क्रीन है उसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया बाय द हेल्प ऑफ अ नियर गेन एंड फार गेन, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द नियर गेन एंड फार गेन। तो नियर गेन एंड फार गेन, तो नियर गेन जो है उसको जब आप क्या कहते हैं कम या ज्यादा करोगे तो आपके स्क्रीन का अपर हाफ जो है वो कम या ज्यादा होगा। लेकिन वो टेक्नोलॉजी इस मशीन में नहीं है, वो दूसरी जो है और बहुत सारी मशीन चाइना की आती है, उसमें अभी तक वही टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह पे वो ऑब्सोलीट हो गया, नियर गेन एंड फार गेन, ठीक है। इसी तरह फार गेन को अगर बटन को आप दबाओगे, बढ़ाओगे या घटाओगे तो डिजिटल हाफ ऑफ द स्क्रीन जो है वो कम या ज्यादा होगा, ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, जो थर्ड टेक्नोलॉजी जो इस वाली मशीन में है, तो दिस इज कॉल्ड STC। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने हाथ रखा हुआ है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे नॉब्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नॉब्स हैं, जिसमें 12 भी होते हैं, 14 भी होते हैं, 18 भी होते हैं, डिपेंड करता है कि मशीन की क्या हुआ है। अब ये नॉब का क्या फायदा है भाई, तो दिस STC मतलब सेगमेंटल, तो यानी कि ये पूरे स्क्रीन को जो है 6 सेगमेंट में, 6 पट्टियों में डिवाइड कर दिया है, और हर पट्टी का वो अपना अपना एक नॉब है, राइट। तो उसमें ये होता है, फायदा क्या है इसका, फायदा ये कि आप जो है सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट को, आप जिसको बेहतर करना चाह रहे हो आप वो वाले नॉब को मूव करो तो वो पॉइंट बेहतर हो जाएगा, बाकी इमेज आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। सो दिस इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। अगर हमें स्क्रीन पे हमने किडनी निकाला तो हम चाहते नहीं कि किडनी का लोअर पोल जो है ना वो जरा बेहतर हो जाए, तो उसके लिए जो है ना हम उस वाले नॉब को करेंगे तो सिर्फ वही वाला सेगमेंट जो है कम या ज्यादा होगा, बाकी वो डिस्टर्ब नहीं होगा, तो आपका पूरा इमेज बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा आप लोगों को, इसको मैं अनफ्रीज करता हूँ, ठीक है। अब ये जैसे ये देखिए, ये निचला हिस्सा देखिए, ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन नॉब को मैं कम ज्यादा कर रहा हूँ, तो आप ये देखिए ये निचला हिस्सा जो है ये डार्क हो गया, इसको इधर कर दिया, निचला हिस्सा व्हाइट हो गया। उसके बाद ये वाला देखिए, ये इसको मैंने किया तो अब देखिए इसको हमने किया, ये वाला, ये देखिए ये वाला पोर्शन कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वाले को हम करेंगे तो सिर्फ देख रहे ये वाली पट्टी जो है ये डिस्टर्ब होगी, बाकी इमेज आपका बेहतर रहेगा। इसको हमने किया तो ये ऊपर वाली ये वाला हिस्सा कम या ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अगर हम सबसे टॉप वाले को करेंगे तो ये वाला हिस्सा कम या ज्यादा हो रहा है, देख रहे हैं। तो इस पूरे स्क्रीन को 6 8 12 डिपेंड करता है आपकी मशीन में क्या प्रोविजन है,
इतने में इसको हम डिवाइड कर देते हैं ताकि ये स्क्रीन जो हमारा ये जो है ना सेगमेंट में डिवाइड हो जाए, और बजाय इसके कि हम मास्टर गेन या ज्यादा यूज करें जिसकी वजह से पूरा इमेज डिस्टर्ब होता है, तो हम सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही क्यों ना हम वो करें। ठीक है जी, यहाँ से क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ओके, तो इसको हम कहते हैं गेन। गेन के बाद नेक्स्ट इज द बटन इसमें दिया हुआ, जिसको इसमें है मोड, MODE, मोड, राइट? मोड क्या है? मोड ये है कि आपके ये जो अल्ट्रासाउंड सिस्टम है इसमें दो मोड काम कर रहे हैं। वन मोड, ठीक है, इज द बी मोड, दैट इज द ब्राइटनेस मोड, and the other mode is the M mode is the moving mode, ठीक है? तो this is the B mode, और B mode को फिर हमने डिवाइड कर दिया चार में, कि एक सिंगल B मोड, एक डबल B मोड, और एक फोर B मोड में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी सिंगल B मोड में आपको स्क्रीन पे एक ही इमेज आप ले सकते हैं, ब्लड शॉट, ठीक है? डबल बी मोड में आप स्क्रीन को आप डिवाइड कर सकते हो दो हिस्से में। ये देखिए, एक हिस्सा ये बन गया और ये एक हिस्सा ये बन गया, तो इसमें आपको स्क्रीन को आपने दो में डिवाइड कर दिया, तो ये डबल बी मोड कहलाता है। दिस इज डबल बी मोड, राइट? लेकिन अब जो लेटेस्ट मशीन आ रही है तो ये दो की बजाय इस पूरे स्क्रीन को चार में डिवाइड कर दिया है, तो दैट इज द 4B मोड, वो 4B मोड है। ठीक है जी, क्लियर? तो दिस द सिंगल बी मोड एंड दिस द डबल बी मोड, ठीक है? तो आप एक में आपने लिवर ले लिया, एक में आपने गॉलब्लैडर ले लिया, तो एक ही इमेज में दो चीजों को आपने निकाल लिया। और जिसमें जब 4B मोड वाले में, तो एक में आपने लिवर ले लिया, एक में गॉलब्लैडर ले लिया, एक में राइट किडनी निकाल लिया, एक में लेफ्ट किडनी निकाल दिया, तो एक इमेज के अंदर आपको चारों चीजें निकल गई, ठीक है? लेकिन अगर हम सिंगल बी मोड रखते हैं तो हमें बहुत सारी फिल्म निकालनी पड़ती है ना? तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये, तो दिस इज द बी मोड। बी मोड आप सबको समझ में आ गया। तो हम लोग जो है ब्राइटनेस मोड है, तो ज्यादातर हम इमेज ब्राइटनेस मोड में ही हम देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? आई विल गिव यू टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर, ठीक है? आप लोग प्लीज थोड़ा सा वेट करें, मैं जब क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करूंगा तो उसके बाद करना आपको। अच्छा, अब दूसरा जो है दैट इज द एम मोड, ठीक है? दिस इज द एम मोड, मूविंग मोड। ये देख रहे हैं एम मोड, दिस इज द मूविंग मोड। मूविंग मोड में हम क्या देखते हैं? ज्यादातर इट इज यूज फॉर द हार्ट इकोकार्डियोग्राफी, या कोई भी चीज जो मूवमेंट में है उसको चेक करने के लिए। और FWB में बच्चे का फीटल हार्ट चेक करने के लिए आप जो है कर्सर को आप उसमें रखो, और जहां पर आप रखना चाहो हार्ट पे बच्चे का, तो आप देखोगे इसमें ग्राफ बनना शुरू हो गया। तो M मोड इज द मूविंग मोड। तो आपकी मशीन के अंदर B मोड भी है और M मोड भी है, राइट? तो दिस इज नाउ अगेन B मोड, राइट? उसके बाद नेक्स्ट इज द जूम। जूम जो है हर मशीन में, जूम क्या मतलब आप लोग सब समझते हैं, सब आप लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, तो जूम में आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है? अब जैसे ये देखिए हमने स्क्रीन को हमने ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है? ये देखिए, ठीक है? तो हमने जूम कर दिया तो चीजें और आपकी बड़ी हो गई, ठीक है? फिर हमने इसको कम किया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है? कम हो गया, ठीक है? तो जूम का ऑप्शन भी है मौजूद। उसके बाद जो है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज बॉडी मार्क, ठीक है? तो हर मशीन में बॉडी मार्क दिया हुआ, ये देखिए, ये बॉडी मार्क निकल आया। अब इसमें यह है कि आप कहाँ पर कर्सर रखते हो वो आप इंडिकेट कर सकते हो। अगर आप बीच में कर्सर रख रहे हो तो दैट मीन्स आपने यहाँ पर कर्सर रखा, ठीक है? अगर आप यहाँ रखना चाह रहे हो तो इट इज दिस बॉडी मार्क शोज द लोकेशन ऑफ योर कर्सर, आपके कर्सर के लोकेशन को इंडिकेट करता है, ताकि जो फिल्म जब कोई देखे, आप जो फिल्म निकालते हो तो उसमें पता चल जाएगा देखने वाले को कि दिस इज द लोकेशन ऑफ द प्रोब, कि यहाँ प्रोब रखा तो ये इमेज नजर आ रहा है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है जी? बॉडी मार्क का
उसके बाद नेक्स्ट इज द कैलिपर। कैलिपर इज द मेजरमेंट बटन। ये हमने कैलिपर ऑन किया तो एक कर्सर निकल आया, पता नहीं आप लोग ये देख लो, कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को, मैं इसको मूव कर रहा हूँ ट्रैक बॉल के जरिए, तो एक कर्सर निकल आया। अगर आप इसकी मेजरमेंट लेना चाहते हो तो यहाँ पर ला करके आपके मशीन में सेट लिखा होता है, तो यहाँ पर उसको आपने सेट कर दिया और ट्रैक बॉल से इधर किया आपने, तो ये आपको दूसरा पॉइंट आ गया। और उसके बाद जो है ना आपने जो है ना नीचे देख लिया 2.9, यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है नीचे 2.9, तो 2.9 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गया। अब इसको आपने सेट कर दिया, नेक्स्ट दबाया तो एक और कर्सर निकल आया, फिर आपने ये वाला मेजरमेंट ले लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इसको आपने सेट कर दिया तो 2 मेजरमेंट आ गए आपके पास। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट दबाया तो एक और कर्सर निकल आया, उसको आप यहाँ पर इसको आपने सेट किया, यहाँ से आप इधर लेकर के आए तो ये एक और थर्ड मेजरमेंट आपके पास आ गया, ठीक है, इसको भी आपने सेट किया और उसके बाद आपने बटन दबाया तो एक और कर्सर निकल आया, उसको आपने यहाँ सेट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट किया। तो ये 4, तो आपके पास 1 2 3 4 डिफरेंट डायमेंशन में आपको मेजरमेंट लेने का ऑप्शन मौजूद है। और इसमें 8 4 और भी हम दे सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी मेजरमेंट की जरूरत है, ठीक है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, ये आपको डिपेंड करता है। तो दिस इज द कैलिपर। कैलिपर मींस द मेजरमेंट बटन, ठीक है। और दिस इज द व्हाट यू कॉल कीबोर्ड। इससे आप नाम लिख सकते हो, बंदे का जो भी नाम है आप लिख लो उसको, ठीक है, जो भी नाम है आप लिख लो, यहाँ ऊपर आपकी स्क्रीन पे उसका नाम आ जाएगा। नाम को डिलीट करना हो, यहाँ डिलीट बटन है, इसका आपने दबाया, नाम डिलीट हो गया, ठीक है, क्लियर जी। उसके बाद एक और ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो दैट इज द व्हाट यू कॉल हाँ फ्रीज बटन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बटन, ठीक है। फ्रीज बटन जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बटन। फ्रीज बटन से आप क्या करते हो मैं बताता हूँ, ठीक है जी। सो दिस वन इज द फ्रीज बटन। ये फ्रीज बटन जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बटन। इसको जब आप दबाओगे तो जो इमेज भी है वो वहीं पे फ्रीज हो जाएगा। अगर आपने बहुत अच्छा सा इमेज निकाला तो आपने इसको दबा दिया, वो इमेज वहीं पे फिक्स हो गया, सेव हो गया। अब उसका आप प्रिंट आउट निकाल लो, उसका आप मेजरमेंट ले लो, ठीक है। तो फ्रीज बटन जो है जब हम इसको ऑन करते हैं तो आप इसको इमेज को भी देखो, हमने फ्रीज बटन ऑन किया ना, ये देखो इसमें मूवमेंट शुरू हो गई, राइट। और हमने जैसे इसको फ्रीज किया ये मूवमेंट स्टॉप हो गई। इट मीन्स दैट बाय द फ्रीज बटन वी स्टॉप और स्टार्ट द प्रोब। अगर फ्रीज बटन दबा दोगे तो आपका प्रोब बंद हो जाएगा और इमेज जो है वो सेव हो जाएगा, जो भी उसका उस पॉइंट उस मोमेंट पे जो स्क्रीन में मौजूद था वो सेव हो गया, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। एक्सक्यूज मी, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, ओके। अब फ्रीज बटन की जो सबसे अहमियत वो ये है कि बाय द रैपिड यूज ऑफ द फ्रीज बटन, जितना ज्यादा फ्रीज बटन को यूज करोगे उतना ज्यादा आपकी प्रोब की लाइफ इंक्रीज होगी। अब आप बोलो जी फ्रीज बटन से प्रोब के लाइफ का क्या ताल्लुक है क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप फ्रीज करते हो तो प्रोब ऑफ हो जाता है, बाकी स्क्रीन जो है बाकी मशीन आपकी ऑन रहती है। तो फ्रीज बटन जितना ज्यादा आप यूज करोगे आपकी प्रोब की लाइफ उतनी बढ़ेगी। अब आप बोल रहे भाई वो कैसे भाई? वो इस तरीके से कि फर्स्ट कर लो कि आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो और जेली खत्म हो गई, जेल खत्म हो गया, अब आपने जेल डालना है, ठीक है। जब आपने जेल डालना है तो फिर आप अगर फ्रीज कर दो तो वो 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड जितना भी टाइम लग रहा है आपको उसको करने के लिए उतना ही आपको जो है
ओके, तो जितना आप जो है ना फ्रीज बटन का फ्रीक्वेंट यूज करोगे उतना ही आपका जो है प्रोब की लाइफ बढ़ेगी। वो कैसे भाई? वो इस तरीके से कि क्या कहते हैं, जैसा मैंने बताया, जब आप जेल डाल रहे हो तो आपने फ्रीज कर दिया, फिर जेल डाला तो वो टाइम सेव हो गया। ठीक है, अगर आपकी हैबिट नहीं है फ्रीज करने की तो पता ये चला कि आप स्कैनिंग कर रहे हो, ठीक है, उसी दौरान जो है ना कोई आपकी असिस्टेंट आ गए कि सर जरा ये बता दें इस रिपोर्ट में क्या, आप पीछे होकर के उसको आप बताना शुरू कर दिया आपने, पता चला 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक उससे आप डिस्कशन करते रहे, आपने फ्रीज नहीं किया तो आपकी प्रोब की लाइफ वो 5-10 मिनट जाया हो गई। राइट, आपको आदत नहीं है फ्रीज करने की, आपने एक पेशेंट को फारिग किया, फारिग करने के बाद आप प्रोब ऐसे ही रखा और उठ करके आप आ गए और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग बना दी, रिपोर्ट आपने दे दिया और उसके बाद वो पेशेंट चला गया, फिर पता चला कि क्या पता 1 घंटे बाद कोई दूसरा पेशेंट आया जिसको स्कैन करने का करना था, उस पेशेंट को जो है आपने जब स्कैन करने गए समझने का अरे फ्रीज बटन तो ऑन था, लो जी 1-1.5 घंटा का लाइफ आपके प्रोब की जाया हो गई। सो फ्रीज बटन वो बटन है जो कि आपकी प्रोब की लाइफ को भी बढ़ाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्किंग पैनल ऑफ द अल्ट्रासाउंड मशीन। ये बड़ी बुनियादी चीज है। फिर इसके बाद जो अब लेटेस्ट मशीन आ रही है उसमें एक ऑप्शन और भी है, दैट इज सीनी मेमोरी। सीनी मेमोरी इज इनफैक्ट जो है ना रिकॉर्डिंग ऑफ योर स्कैनिंग, कि आपका जो वो है जो आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन वो डिपेंड करता है, बहुत लंबा नहीं होता, हार्डली 15 सेकंड या 30 सेकंड या एट द मोस्ट 1 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। तो उसका क्या फायदा भाई सीरी मेमोरी का? सीरी मेमोरी का फायदा ये है कि अगर फर्स्ट कर लो कि आप एक बड़ा अच्छा बीपीडी निकाला है और बड़ी मुश्किल से निकाला बीपीडी, और जो है क्या कहते हैं वो बच्चा जो है जब तक उसको फ्रीज करने लगे बच्चे ने सर हिला दिया, तो आप क्या करोगे? आप जो है सीरी मेमोरी का यूज करके उसको बैक कर लोगे, वो जब अच्छा हुआ इमेज था वो वाले को आप आगे ले आओगे, ठीक है, उसको आप स्क्रॉल करोगे अपने ट्रैक बॉल को तो वो आगे पीछे हो जाएगा, तो पिछला आपका रिकॉर्डिंग यानी पिछला इमेज जो गुजर चुका फौरन वो सेव हो जाता है। तो 110 सेकंड 15 या जो है ना वो 30 सेकंड या फिर 1 मिनट से ज्यादा इसकी सेविंग नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि कितना फ्रेम्स उसमें सेविंग कर दिया होगा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्ट्रासाउंड मशीन। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द दिस इज द पावर बटन। ठीक है, हर मशीन का एक पावर बटन होता है, तो इसका ये साइडों में हर मशीन में होता है, किसी में पीछे होता है, तो आपके हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में एक पावर बटन होता है, तो दैट पावर बटन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी अपनी मशीन ऑन करो बिस्मिल्लाह करके आप उसको ऑन करो, ताकि अल्लाह ताला बरकत भी दे और अल्लाह ताला हिफाजत भी करे आपकी मशीन की। ठीक है जी, क्लियर? अब कोई सवाल अगर है आप लोगों का, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी ऑफ यू, यस एनी क्वेश्चन, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया, आई एम गोइंग टू रिपीट इट। ओके जी, एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड। जी क्या सवाल है आपका मेरा? ये निकाल देना आपका किसी को माइक जी क्या सवाल है आपका? मैं 1 बाय 1 सब्जेक्ट सबको मौका दूंगा, ठीक है? यू वेट फॉर योर टाइम प्लीज। हाँ यस, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी क्या कहेंगे आप? सर आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर आपने नियर गेन समझाया एंड फार गेन समझाया, हाँ सर मास्टर गेन क्या होता है? मास्टर गेन मैंने बताया था ना कि मास्टर गेन इज दैट गेन के जिसको आप ज्यादा करोगे तो पूरा स्क्रीन कम या ज्यादा होगा, पूरा का पूरा स्क्रीन जो है वो कम। देखो आपको एक बता देता हूँ, ये देखो
ये मास्टर गेन हम कर रहे हैं। अच्छा पूरा स्क्रीन वाइट अच्छा हो गया, हम कम कर रहे जी हैं तो पूरा स्क्रीन कम हो गया। ठीक है, तो इट इज वर्किंग जी फॉर द होल, इसीलिए इसको हमने ओके मास्टर गेन का नाम दिया है। ठीक है, मास्टर गेन से जो चीज आप अच्छा करना चाहते हो उसको तो आप नॉब घुमा करके अच्छा कर लेते हो, लेकिन जो चीज ऑलरेडी अच्छा होता है वो खराब हो जाता है। तो इतना बड़ा इसका फायदा नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए इसमें मजीद जो इम्प्रूवमेंट किया गया वो इसको स्क्रीन को 2 में डिवाइड कर दिया गया, नियर गेन एंड फार गेन। नियर गेन यूज करोगे तो स्क्रीन के ऊपर वाला हिस्सा कम या ज्यादा होगा, फार गेन यूज करोगे तो स्क्रीन का डिजिटल हाफ या लोअर हाफ जो है वो कम या ज्यादा होगा, बाकी आपका डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इसमें भी कोई बहुत मजा नहीं आया, तो फिर जो है साइंटिस्ट ने जो है जोर लगाया कि तो फिर जब मजीद बैटरी लाई गई तो इस पूरे स्क्रीन को जो है पट्टियों में डिवाइड कर दिया गया, सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया, और हर सेगमेंट का ये अपना एक एक नॉब है। अब आप ये देखो, आपको अभी ये देखो, ये हमने इसको कम किया तो ये वाला हिस्सा कम या ज्यादा हो गया, बाकी डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है, ये हमने इस वाले को किया तो ये वाला हिस्सा कम या ज्यादा हो रहा है, बाकी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो इस तरीके से दिस इज मच बेटर ऑप्शन फॉर यू। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको जी? आर यू देयर? यस, नेक्स्ट क्या सवाल है आपका? आवाज आ रही है आपको? अपना माइक को अनम्यूट करें। जी क्या सवाल है, बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही अब तक। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है, अपना नाम बताइएगा। अब्दुल बासित बात कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा हाँ मसीद बोल रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो आप? सर ये आपने जो एनालॉग है ये इसके साइड में हाँ। 2 मतलब बटन लगे, इसके बारे में आपने नहीं बताया। एनालॉग मॉनिटर होता है ना, ये सर जैसे ये मॉनिटर लंबा वाला मॉनिटर जो पहले जमाने में कंप्यूटर का आता था, तो ये इसमें वो वाला सिस्टम है। ठीक है ना, जी और अब जो नई मशीनें आ रहे हैं उसमें जी एलसीडी एलईडी मॉनिटर के साथ आ रहा है वो। ठीक नहीं है, नहीं, ये सर ये इसी की बात करें, साइड में जो लगे हुए ऊपर एनालॉग मॉनिटर के, ये ऊपर इस साइड पे देखे आप, ये 2। ये वाला, ये जी बटन सर। तो इसका कंट्रास्ट कंपेयर है, ब्राइटनेस का बटन है और कंट्रास्ट का बटन है। ठीक है, जिस तरह आपकी ठीक है टीवी में भी होता है, तो पक्का चल जी रहा है। सर। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई सवाल किसी और का? यस, एनीबॉडी एल्स? हेलो हेलो जी, क्या सवाल है आपका? सर प्रिंटर के बारे में भी बता दो थोड़ा। इसके बारे प्रिंट जो निकालते हैं ना, प्रिंट गेन, प्रिंट मैंने कहा जो निकालते हैं ना। प्रिंटर का, अच्छा अच्छा, ये देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑरेंज बटन अगर आपकी मशीन में या उससे भी आप यूज कर सकते हो प्रिंटर को, अगर आप कनेक्ट कर लो इस बटन से, या तो फिर प्रिंटर को आप डायरेक्ट यूज करो। प्रिंटर जो है ये नीचे रखा हुआ है, आपके कहीं भी आप रख सकते हो, दिस इज द प्रिंटर। तो जो इमेज सेव होगा उसको हम दबाएंगे तो यहाँ से प्रिंट निकल आएगा। अगर आपने किडनी को सेव किया है तो किडनी का प्रिंट निकलेगा, आपने यूट्रस को सेव किया है तो यूट्रस का प्रिंट निकलेगा। ठीक है जी, क्लियर? तो प्रिंटर मशीन के साथ नहीं आता है, प्रिंटर आपको अलग खरीदना पड़ता है। ठीक है, नया प्रिंटर आपको तकरीबन 80,000 1 लाख तक का मिल रहा है, पुराना यूज प्रिंटर आपको जो है ना 40 to 50,000 में मिल रहा है आजकल। ठीक है, राइट? और कोई सवाल किसी का? नहीं, ठीक है जी, ओके जी। आपका क्या सवाल है, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि ये आपकी मशीन कौन सी है? जोर से बोले, आपकी आवाज। कौन सी मशीन? ये सर मशीन जो ये आप जो तोशिबा मशीन आप कंपनी की यूज कर रहे हैं, ये तो तोशिबा कंपनी की जापानीज मशीन है ये। देखिए कौन बात सी? ये है कि मशीन जो है ना, चाहे आप कोई सी भी ले लो, आप मशीन कोई सी भी ले लें, ठीक है ना, जो फंक्शन है जी सर। सारे मशीन का एक जैसे है। अगर फ्रीज बटन इसमें है तो फ्रीज बटन जो सारी मशीनों में इट इज जस्ट लाइक जो है ना ड्राइविंग अ कार। आप गाड़ी चलाते हो तो ब्रेक क्लच जो है ना हैंड ब्रेक हर गाड़ी में होता है, किसी में कहीं होता है किसी में कहीं होता है, लेकिन फंक्शन सबका एक ही होता है ना, राइट जी? और क्या सवाल है आपका? जी सर वो तो बात ठीक है,
लेकिन सर जो चाइना की मशीन है, जैसे हाँ। आप ये बता रहे हैं कि इमेज बड़ा अच्छा नजर आता है, लेकिन चाइना की मशीन जो है उसमें हाँ। इतना इमेज अच्छा नजर नहीं आता। तो अच्छा। हम कौन सी मशीन लें? अगर हम ये जापानी मशीन लें तो कौन हाँ। सी हम मशीन लें जो हम अफोर्ड भी कर सकते हो और उनका अच्छा रिजल्ट हो? देखिए, बात ये आती है तो मतलब सवाल का बड़ा आसान जवाब है। वो ये है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना आपका बजट अलाउ करता है सही। उस बजट में देखिए कौन सी मशीन जो सबसे अच्छी आ रही है। हाँ, ये जरूर करें कि जब भी आप मशीन खरीदो तो आप किसी सीनियर से चेक करवाओ अपने। ठीक है, आप उसको बोलो कि सही। जगह कि ठीक है जी हम चेक करवाएंगे। और आप डेमो, ये भी आप लोगों को बता दूं कि बड़े सियाने होते हैं बहुत सारे जो है ना बायोमेडिकल कंपनी वाले। आपको जो डेमो कराएंगे वो कोई और मशीन का करा देंगे, और जो आपको डिलीवर करेंगे वो पता चला कि वो जो है ना लोअर कैटेगरी का मशीन है वही चीज। आपने ऊपर से देखा हाँ जी ठीक है वही चीज है, नहीं। आप जब जब डिलीवरी लो तो किसी सीनियर को बोलो कि मैं जो है ना मेरा सीनियर जो है फला है, आप कहीं भी हो, अगर आप कराची में हो तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, अगर आप कहीं और हो, कराची से बाहर हो, तो आप जो सीनियर किसी से आप रिक्वेस्ट करो कि मैं मशीन खरीद रही हूँ, आप प्लीज मुझे चेक करके बता दें इज दैट मशीन ओके और नॉट। क्योंकि जो है ना ये प्रॉब्लम होता है, जो बहुत से स्टूडेंट बेचारे जो है ना शुरू में मार खा जाते हैं। तो मशीन तो ले ली, लेकिन जी मेरा सर। ख्याल है 6 महीने बाद उसका रेजोल्यूशन एकदम डाउन हो गया। अब ये मशीन, इसकी रेजोल्यूशन जो है चाइना की नई मशीन से भी अच्छी है। ये तकरीबन 20 हाँ साल जी। हो गया मेरे पास, 20 साल से मैं ये मशीन यूज कर रहा हूँ जी। जी तो सर। डिपेंड करता है आप क्या अफोर्ड कर सकते हो। ओके जी, और कोई ओके सवाल? सर। थैंक यू। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? जी, ये आपने हैंड रेज किया हुआ, आप अपना क्या सवाल पूछना चाहेंगे? आवाज आ रही है आपको? हेलो, आपका नाम क्या है, क्या नाम है? जी मरियम, क्या सवाल है आपका कोई? आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, आप या तो बाहर आ जाए अगर आप मोबाइल। सॉरी, शोके जो है ना, ठीक है जनाब, आज के लिए जो है आप तमाम लोगों को यकीनन मशीन के बारे में आज एक जो नॉलेज मैं दे सकता था ऑनलाइन वो मैंने आप लोगों को दिया। और Thank you all. क्लियर आ गया। मैं आप लोगों से बार बार पूछ रहा हूँ कि अभी भी अगर कोई पॉइंट किसी को क्लियर नहीं है, जस्ट डू आस्क मी, आई एम हियर टू जो है ना रिजॉल्व द प्रॉब्लम। आप समझाओ, आप जो समझ में नहीं आ रहा मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट ये है कि टुमारो देयर विल बी नो क्लास। ठीक है जी, कल जो है वो क्लास नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि आई एम हैव गॉट सम माय पर्सनल वर्क टुमारो, दैट्स व्हाई जो है ना टुमारो देयर विल बी नो क्लास। आप ये क्लास को फिर हम या तो संडे या किसी और दिन या इन्हीं दिनों में हम आधा आधा घंटा करके जो है ना कंपनसेट कर देंगे। तो टुमारो देयर इज नो क्लास, इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन मंडे अगेन। ठीक है जी, क्लियर? Okay, take care of yourself, take care of everybody around you, and especially take care of your elder। जो आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, प्लीज उनका बड़ा ख्याल रखें आप लोग, बिकॉज यू नो दे नीड यू। और यह है कि जो मैं हमेशा आप लोगों से अपने उस्ताद की एक बात शेयर करता हूँ, वो लास्ट लाइन मेरा आज भी वही है कि गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।